नर्मदे हर। तो दोस्तों ये भमाड़े गांव, जो भमाना गांव बोलते हैं हम लोग, मराठी में भमाड़े बोलते हैं, पे भोजन किया। और भोजन का मैं फ़ोटो नहीं ले पाया तो वीडियो में नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन वही खिचड़ी राइस थे बेसिकली, और कुछ नहीं था। तो वही मिल रहा है मोस्टली। और अभी 2 बज चुका है, तो अब मैं आगे के लिए निकलूँगा धीरे धीरे। भीलगांव यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है, जो कि अब मुश्किल लगता है पहुँचना, लेकिन टारगेट ये है कि अगर 7-8 किलोमीटर भी चल पाए और वहाँ पर कुछ मिल गया, रुकने का इंतज़ाम हो जाए, भोजन का ना भी हो, तो वो प्रेफर किया जाएगा। तो चलिए नर्मदे हर। अभी तो चलते हैं धीरे धीरे। 3 घंटे हैं, 3.5 घंटे बल्कि, क्योंकि शायद ये रोड ही रहेगी। तो 3.5 घंटे धीरे धीरे भी चलेंगे तो भी 7-8 किलोमीटर तो चल ही सकते हैं अब, इतने दिन से चलने के बाद। आज यात्रा का 12वां दिन है और ये सेकेंड हाफ में भोजन के बाद चल रहे हैं। ये देखिए खेतों में अधिकतर बाजरा की खेती होती है। महिलाएं जो ग्रामीण है वो खेतों में काम करते हुए, और ये रास्ता है। अभी तो रास्ते में छाँव है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे पता है कि थोड़ी देर में ही धूप आ जाएगी और फिर पता चलेगा चलने में बहुत ही कष्टकारी होने वाला है। फिर देखिए धूप उधर पहाड़ पर, गंजे पहाड़, छोटे मोटे पेड़ हैं थोड़े थोड़े, इसलिए शायद इधर हवा भी नहीं चलती है। बड़ी अजीब बात है कि पूरी परिक्रमा में एक दिन थोड़ी सी हवा चली थी, उससे छोड़ के 12 में से 11 दिन बिल्कुल हवा नहीं चलते मिली है, ना दिन में ना रात में। और आज मैं पहुंच के ब्लिस्टर्स मेरे बड़े हो गए हैं। जो 2 थे वो दोनों इतने बड़े हो गए कि मिलकर एक बन गया है, और दूसरा था वो भी बड़ा हो गया, एक और छोटा हो रहा है। तो उन्हें मैं आज पंक्चर करने वाला हूँ, क्योंकि वो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो शायद पंक्चर करने के बाद थोड़े जल्दी हील करें। क्या है, वो खिंचते हैं, चलने में खिंचते हैं। जूते नहीं पहन रहा हूँ तो वैसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि घिसने का या कुछ, बट चलती हैं तो उसमें जब स्किन खिंचती है तो वो खिंचते हैं तो दर्द होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेटने में होती है। आप उनकी अगर करवट लेते हो कैसे भी, तो फिर वो तब भी नीचे आ जाती हैं तो दर्द होता है। ये देखिए गांव, यहाँ के गांव, सूलपानी के जो गांव हैं मोस्टली वो बिखरे हुए होते हैं। बिखरे हुए मतलब एक घर यहाँ दिखेगा, फिर आधा किलोमीटर दूर एक और घर दिखेगा झोंपड़ी टाइप का। और जो लास्ट कल हम जहाँ रुके थे वो बाबा बता रहे थे कि उस गांव में एक ही बुड्ढा, उनकी लैंग्वेज में बोल रहे थे कि एक ही बुड्ढा रहता था आज से 50 साल पहले, और हम सब एक ही बाप की संतान हैं। तो करीब 1000 से 1500 लोगों की आबादी एक ही घर से हुई है वो 50 साल में। और वो ये भी बोल रहे थे कि आसपास के जितने भी गांव बसे हैं वो उधर बोले 50 साल के लगभग पहले बोले कोई रहता ही नहीं था, जानवर रहते थे, और वो सब ऐसे ही हुआ, एक एक आदमी बसा हुआ और उनसे ही सारी आबादी है, सब वो बोले ब्लड रिलेशन में है। तो अभी भी देख सकते हैं हम, चाहे वो सरपंच हो या कोई कॉमन आदमी हो, इवन रोड कनेक्टिंग गांव भी है तो वो सरपंच भी हैं, तो भी उनके कम से कम 10-12 बच्चे तो हैं ही। तो पॉपुलेशन तो इधर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जानवर तो इधर कोई भी नहीं बचा है। अब आपको एक मंकी भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पेड़ भी नहीं है, पेड़ भी बहुत कम बचे हैं। तो रहेंगे तो खाएंगे क्या फिर वो। तो शेर, चीता, भालू तो छोड़िए, पहले हुआ करते थे, अभी तो यहाँ कुत्ते भी नहीं मिलते, आपको एक भी कुत्ता भी नहीं दिखेगा। तो जानवरों से कोई ज़्यादा खतरा नहीं है इधर। सांप का पता नहीं, सांप हो सकते हैं, सांप का तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन और कोई जानवर इधर नहीं होता है। तो ये है सूलपानी की झाड़ियाँ।
और वैसे अगर आप में से कोई भी कुछ टाइम बाद यहाँ आता है, से लेट्स से आफ्टर 1 ईयर और 2 साल 3 साल 5 साल, तो आपको बहुत अलग सुविधाएं मिल सकती हैं, क्योंकि तेज़ी से परिदृश्य बदल रहा है। इधर रोड बन गई, जैसे तो रोड बन गई है तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब मोबाइल नहीं तो मोबाइल टावर भी लगी जाएगा, इंटरनेट चालू हो जाएगा धीरे धीरे। और इलेक्ट्रिसिटी भी सरकार काम कर ही रही है इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो मुझे लगता है 1-2 साल में शायद वो भी आ जाए। ये देखिए पोल लगा हुआ है सोलर वाला, और स्कूल भी खुल ही रहे हैं, तो काफ़ी तेज़ी से बदल सकता है। कनेक्टिविटी बदलेगा, सब कुछ होगा, तो फिर इधर आबादी तो तेज़ी से बढ़ ही रही है, तो आपको भी हो सकता है ज़्यादा सुविधाएं मिलने लगेंगी आगे चल के। दानदाता भी बहुत होती हैं, देती हैं। इस जगह पर भी उन्हीं लोगों के नाम लिखे हुए थे फोटो में, 3 लोगों के, जो कि पिछले 2 जगह पर मिले थे। नर्मदे यार, तो लगता है वो लोग फंडिंग कर रहे हैं इधर सुलपानी के जंगलों में जो व्यवस्था हो रही है। अगर ऐसा है तो अच्छा है, दैट इज़ वेरी गुड। आई वुड लाइक टू थैंक देम पर्सनली। चलिए, ये देखिए अभी तक थोड़ी छाँव है, अब आगे धूप आने वाली है, तो अब मैं इसे बंद करता हूँ, फिर बीच बीच में रिकॉर्ड करूँगा। तो ये रास्ता है, थोड़ी सी चढ़ाई है फिर से, और इधर से मैं आ रहा हूँ। और अभी देखिए आपको एक बाबा दिखेंगे, वो भी 70 साल के ऊपर हैं, वो भी अकेले यात्रा पर हैं। ये देखिए आपको दिखेंगे, वो धीरे 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 अपनी रफ्तार से चल रहे हैं और चल रहे हैं। मुझे पीछे कुछ लोग मिले थे तो बता रहे थे कि वो ऐसे ही चल रहे हैं, वो आगे पहुंच जाते हैं, 15-15 किलोमीटर आराम से कवर कर लेते हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग से मिल चुका हूँ, कम से कम 4-5 लोगों से मिल चुका हूँ। 78 साल तक की उम्र के लोगों से मिला हूँ मैं। 73 साल के एक बुजुर्ग का मैंने वीडियो भी डाला था। तो सबका तो वीडियो नहीं बना पाता हूँ XYZ कारण के कारण। और जब भी आप इनसे पूछेंगे, जैसे अभी मैंने पूछा था कि बाबा अकेले चल रहे हैं, अकेले परिक्रमा पर हैं, तो एक प्यारा सा जवाब होता है उनका, नहीं बेटा अकेले कहाँ, मैया साथ है ना। जब सबको पालने वाली साथ है तो अकेले कैसे हो सकते हैं। अब सुन के बस रह जाते हैं देखते हुए कि मैया का भरोसा कैसा है लोगों में, कैसे उनके भरोसे जंगलों में लोग बाग अकेले चल पड़ते हैं। नहीं तो ये वही जंगल हैं जहाँ लोग बाग आने से थर्राते थे। पुलिस भी एक वक्त है बोलते हैं कि इधर घुसती नहीं थी। तो अब आप समझ लीजिए कि मैया का भरोसा है वो कितना है लोगों में, और कैसे निकल पड़ते हैं लोग अकेले सब कुछ छोड़कर परिक्रमा करने। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये लिखा है साब यादीगर 6 किलोमीटर। तो पहला टारगेट तो मेरा यही होगा, और शायद मैं 1-2 किलोमीटर चल लिया हूँ। जब से मुझे लगता है शायद 2 किलोमीटर चल लिया हूँ। खैर जो भी हो, तो ये 6 लिखा है, ये मेरा पहला टारगेट है। और यहाँ पहुँचने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि एनर्जी कितनी है, वक्त कितना हुआ है, और अगली मंजिल कहाँ है। क्योंकि यहाँ पर बीच में गांव नहीं मिलते, हो सकता है आपको झोंपड़ी भी ना मिले, तो रुकने के लिए मंदिर तो इधर है ही नहीं। सूलपानी में घुसने के बाद मैंने अभी तक एक भी मंदिर नहीं देखा, तो आप मंदिर में तो रुकने का सोच भी नहीं सकते कि सो जाएं। रोड पर आप सो नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं अगर कोई वाहन आ गया गलती से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी जगह पर भी आप नहीं सो सकते, खतरा है सांप वगैरह का। तो सोने के लिए प्रॉपर जगह तो चाहिए आपको। तो इसके लिए पहला यही रहेगा टारगेट कि ये 6 किलोमीटर पर जौन सी जगह है वहाँ पहुँचा जाए, वहाँ देखा जाए कि कितना बड़ा गांव है, कितनी झोपड़ी है, और अगर और दूरी कितनी बची है। अगर आगे की दूरी कवर करने की क्षमता है, लगता है हो जाएगी। इवन ये रोड है तो आपको लगता है कि शाम होने तक 1-2 किलोमीटर ही बचेगा, तो भी रिस्क ली जा सकती है, क्योंकि थोड़े से अंधेरे में भी कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ रुकना है तो वहाँ देखना पड़ेगा कि कितने लोग रहते हैं, क्या उनमें से कोई आपको जगह देने के लिए तैयार है। हालांकि उनके घर के बाहर ही जगह होती है,
तो अगर जगह है सोने लायक तो आप वहाँ पे सो सकते हैं। खाना है तो खाना तो एक रिस्क होता है, हो सकता है आपको मिले, हो सकता है ना मिले, तो वो मैया के ऊपर है। खाना मैया के ऊपर छोड़ देते हैं हम। जगह में थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेते हैं कि कहाँ सोना है, क्योंकि हर चीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए कि जगह है बाहर ऊपर सोने की, आप इधर सो जाओ और कोई कीड़ा वीड़ा काट ले, फिर बोलो मैया मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा था। तो ये भी गलत है। अपना थोड़ा सा दिमाग का यूज तो करो, और जितना कर सकते अपना कर्म करो पहले, फिर भगवान के ऊपर छोड़ो। तो कर्म कर रहे हैं पहले अपना पूर्ण क्षमता के साथ। अभी थोड़ी सी सोचा है कि 1-2 दिन थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा, एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा लगाई जाएगी चलने में, क्योंकि इधर थोड़ी सी समस्याएं ज़्यादा हैं अभी। तो देखते हैं कहाँ होता है, कहाँ तक पहुँचते हैं। सूलपानी वैसे पूरा जो सूलपानी बोलते हैं वो तो काफ़ी लंबा है अभी भी। कोई बोलता है 100 किलोमीटर, कोई बोलता है 150 किलोमीटर। और छाँव आ गई दोबारा से, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। हवा भी चल रही है अभी, तो देखिए पत्ते हिल रहे हैं, शायद मैया ने सुन ली, तो थोड़ा सी राहत मिल रही है चलने में। तो सूलपानेश्वर मंदिर पड़ता है, पुराना नहीं, पुराना तो डूब चुका है, नया मंदिर बनाया है और अच्छा मंदिर बनाया है। वहाँ घाट भी बना हुआ है और वहाँ पर आरती भी होती है मैया की शाम को अच्छे से। और वहाँ से आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भी दिखता है। तो गुजरात में है, तो वहाँ तक बोलते हैं सूलपानी, तो वहाँ तक चलता है। लेकिन उधर शायद उतना जंगल या ये नहीं है, या उधर समस्याएं उतनी नहीं होती। तो अधिकतर जो लोगों ने बोला है, उनने बोला है कि 2 दिन और रहेगा, मे भी 40-50 किलोमीटर तक ये समस्याएं और रहेंगी। शायद तब तक मोबाइल नेटवर्क की भी समस्या रहे और रुकने की पानी वगैरह की भी समस्या रहे। जब मैं बोलता हूँ समस्या, तो समस्या से मेरा मेन मतलब है केवल कि यहाँ रुकते हुए पानी की व्यवस्था तो ज़रूरी होती है। पानी नहीं है तो बिन पानी सब सून। तो इसलिए वही है कोशिश कि अगर 1-2 दिन में कैसे भी करके इस एरिए को पार कर लिया जाए जहाँ पे पानी की समस्या है, क्योंकि सूलपानी में भी सब जगह पानी की समस्या नहीं होगी। मैया के किनारे एक बार आ जाते हैं तो पानी की समस्या होने का सवाल ही नहीं है। अगर एक बार इतने नीचे आ जाते हैं जहाँ बिजली की सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, तो भी पानी की समस्या होने के चांस बहुत कम है। लेकिन कुछ भी मालूम नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट तो चल नहीं रहा है। इंटरनेट तो छोड़िए, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, तो कि कहाँ से क्या आएगा, किसी का ब्लॉग या किसी इन्फॉर्मेशन कहीं पढ़ पाएँ तो कुछ नहीं कर सकते। इवन ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड नहीं है तो वो भी नहीं देख सकते कि जगह कहाँ है, किधर जा रहे हैं। ऑफलाइन मैप एक्चुअली सबको डाउनलोड करना चाहिए ऐसी जगह आने के पहले, बट मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि किसी सज्जन ने मुझे जानकारी दी थी कि ऑन एंड ऑफ आपको जियो का नेटवर्क थोड़ा बहुत मिलता रहेगा, जो कि जानकारी गलत थी। ऑन एंड ऑफ कहीं कभार थोड़ा सा मिलता है पहाड़ी वगैरह पर, अगर आप उसकी खोज करोगे तो, लेकिन वो केवल वॉइस नेटवर्क होता है। वॉइस कॉलिंग आपकी शायद सपोर्ट कर सकता है, आपका इंटरनेट तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो 4-5-6 दिन आपका इधर है, इंटरनेट नहीं चलने वाला है, आपके पास मोबाइल नेटवर्क नहीं रहने वाला है। कम से कम आज की स्थिति ये है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। तो अभी आते तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए उसके लिए, बस आपसे तैयारी कीजिए। ऑफलाइन में आप डाउनलोड कर लेंगे तो बेहतर है, रास्ते में भटकने का चांस फिर कम हो जाता है, क्योंकि आप डेस्टिनेशन देख सकते हैं और फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए आज सुबह सुबह मैया के दर्शन हुए थे ऊपर चोटी से, कौन सी चोटी थी जो, और ये देखिए फिर से मैया के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। तो हम लोग उसी ओर बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1 आध दिन में शायद आज ही मैया के आसपास पहुँच पाएंगे, ऐसा लग रहा है। और ये पहाड़ हैं, पहाड़ों का रास्ता तो कुछ बोल नहीं सकते कि आप रास्ता आपको किधर घुमा कर ले जाएं, किधर ले जाने वाले हैं, कौन सा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। क्योंकि सुबह जब मैया के दर्शन हुए थे वहाँ से 15 किलोमीटर ये पिछला स्टॉप था, बट वहाँ तक तो मैया अभी भी बहुत बहुत दूर है। तो अभी तो वहाँ से मैं 2-3 किलोमीटर ही चलाऊँ, तो इसलिए कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होता है ऐसे रास्तों पर, पहाड़ों पर।
पहाड़ हैं, गोल गोल घुमा के ले जाते हैं आपको। पता नहीं वो आपको कहाँ से पार करवाने वाले हैं, किधर ले जाने वाले हैं। चलिए, धूप के बाद ये फिर से थोड़ी छाँव आती दिख रही है तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। ये देखिए तितली, पता नहीं आपको दिख भी रही होगी कि नहीं, सुंदर सी तितली उड़ती हुई। तितली भी कमी दिखती है इधर। इधर तो सब कुछ कमी दिखता है। ये जंगल के नाम पर दब्बा है, अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ। काहे का जंगल? जंगल होता है जंगल की तरह, ना यहाँ पेड़ हों, ना पानी ज़्यादा हो, नदियाँ हो, ना ही जानवर रहते हों। तो जंगल क्या, जंगल तो अधूरे ही जंगल है। देखिए ना कितने गिनती के पेड़ लगे हुए हैं, और वो भी कुछ टाइम में लग रहा है कट जाएंगे ऐसे चलता रहा तो। जंगलों को बचाने की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस चाहिए पेड़ों को लगाने की। थोड़ी सी छाँव आई थी, फिर से धूप आ गई। चलिए आगे फिर वीडियो बनाऊंगा, अभी रास्ते पर ध्यान देता हूँ। तो दोस्तों, जो साबयदी घर था 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने के बाद, वो यहाँ पे 0 है। ये कोई सा गांव है। तो 8 किलोमीटर हम चल लिए, और अभी भीलगांव लगभग 7 किलोमीटर और होना चाहिए। तो 4 बजे का वक्त हो रहा है। 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। 2 मूर्ति और हैं, क्योंकि पिछले जहाँ पे खाना खाया था वहाँ से साथ में चल रहे हैं। तो टारगेट तो वही है कि भीलगांव पहुँचेंगे, और पहुँचेंगे भी। हो सकता है थोड़ा सा अंधेरे में चलना पड़े, लेकिन चूँकि ये डामर का रोड पड़ा हुआ है और रोड ही रोड जाना है, तो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होना चाहिए। तो इसलिए देखिए अब क्या होता है, आगे जाएंगे थोड़ा सा कहीं ब्रेक लेने के बाद, और फिर आज रात्रि विश्राम भीलगांव में ही होगा। ये देखिए दोस्तों, ये सागवान के पेड़ लगे हुए हैं, जो कि फर्नीचर के काम आते हैं। अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। किसी ने अपने पर्सनल उसमें लगाए हैं ऐसा लग रहा है, और बेचने के लिए। और ये रोड है जिधर से हम आए हैं, और ये रोड है जिधर हमें जाना है। और यहाँ हम बीच में रोड पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ आती नहीं हैं। बहुत देर में एक आध 2 व्हीलर ही निकलती है। तो जगह भी है और हमें ज़रूरत भी है। छाँव में कहीं जगह दिखी नहीं, तो बस यहीं पे विश्राम हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये पहाड़ मतलब ये ऊपर वाला, सामने वाला। तो दोस्तों, इधर से आए हम लोग, और ये बोट से बैक वाटर है, इसे पार करना पड़ता है पूरा। फिर यहाँ से इसके पीछे से रास्ता जाएगा, तो फिर उसके पहाड़ के पीछे जाना है। तो वहाँ है अपना भीलगांव, आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। कृपया अपना अपना सीट बेल्ट बांध लें। बीच में आ जा। मैं ये बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरह से चलिए। ये क्या नदी है, क्या है? ये हमारी तीसरी नाव यात्रा है। हाँ, ये नदी है। कौन सी? हाँ, क्या नाम है? दय। दय नदी। तो ये दय नदी है, या पता नहीं और कुछ नाम हो। तो बोल रहा है लड़का, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि हम पार कर रहे हैं, तो ये नदी मिलती है नर्मदा जी में, जो कि बैक वाटर में मिल जाती है। और क्योंकि बैक वाटर के कारण इसका पानी है लेवल है जो काफ़ी गहरा हो जाता है। नर्मदा नदी से मांग का पानी है, सर्कल है ना। बैक वाटर ही उदय नदी का दय नदी, दय नंदे। काय खरं नाही, काय म्हणते? वो नदी है, पर उनकी भाषा में नंदे बोलते होंगे। दय नदी। कितने बजे तक चलाते हो? नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, बासरिया। कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? नाम है कोई गांव का? सावरिया। सावरिया। दिन भर क्या यही काम करता है? हाँ। ये पानी कब नीचे जाएगा? पता नहीं। जाता है ना, लेकिन हाँ, जाता। 1 महीने भर में चला जाएगा। हाँ, इधर तो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी फिर से गायब हो गई हो, क्या पता। इलेक्ट्रिक के पोल लगा दिए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई अभी तक।
ऐसे ही लग रहा मुझे, उधर तो थी बट ये इधर तो वापस से पानी की वजह से गड़बड़ हो सकता है। चलिए भाई कोई बात नहीं, एक दिन और ऐसा ही देखते हैं कितने दिन ऐसे निकलते हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये ब्रिज का काम चल रहा है जो कि शायद बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर नाव की ज़रूरत ना पड़े। और ये सामने गवर्नमेंट बोट भी है जो कि सर्टेन टाइमिंग पे चलती है, जो कि हमें पता नहीं है, मालूम करेंगे कब कब चलती है। फ्री ले की जाती है यात्रियों को। जब तक ये सब नहीं हुआ तो ये अपने भाई लोग हैं उधर बैठते हैं, 20-20 रुपये दीजिए, यात्रा का आनंद लीजिए। वो आपको केवट की तरह नैया पार करा देंगे, नदियाँ पार करा देंगे। देखिए स्टिल वाटर, काफ़ी गहरा पानी होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये है सरकारी बोट जो है, उसका टाइमिंग है ये। तो यहाँ पे इसके टाइमिंग के हिसाब से अगर आप लोग आएंगे तो आप फ्री में इसकी सेवा का लाभ ले सकते हैं। और अपनी गाड़ी वाड़ी भी, अगर मोटरसाइकिल देखिए लोगों ने रख रखी है तो ये भी ले जा सकते हैं, हैवी लोड ले जा सकती है। नहीं तो वो छोटी छोटी नाव है। और 20 रुपये दीजिए और आराम कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रास्ता है बोट से निकलने के बाद में ऐसा कच्चा, जो कि पक्के रास्ते पर मिला देगा आपको रोड पर। और रोड से यहाँ बता रहे हैं कि भीलगांव 2 किलोमीटर और है। तो 2 किलोमीटर अगर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी काफ़ी जो टारगेट किया था उससे कहीं जल्दी हम पहुँचने वाले हैं। फिर ये देखिए बैक वाटर था। ये देखो दोस्तों सूर्यास्त होता हुआ, और हम अभी अपने रास्ते पर हैं। ये कुछ झोंपड़ियाँ घर टाइप के बनने शुरू हो गए। और ये भीलगांव है, ये भी महाराष्ट्र में है। और अभी बताया पीछे कुछ सज्जनों ने कि ये ब्लॉक लेवल की जगह है, जिसे कि महाराष्ट्र में तालुका कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे पोल दिख रहे हैं, तो होपफुली पानी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेटवर्क अभी तक नहीं आया है मोबाइल का, शायद यहाँ पर भी नेटवर्क ना हो, पता नहीं, देखना पड़ेगा। तालुका लेवल की जगह है, ब्लॉक लेवल की, तो ऐसे नेटवर्क तो होना चाहिए था। बट अगर होगा तो शाम तक अभी पता चल जाएगा जब पहुँचेंगे। गांव तो यहाँ से दिख रहा था, अभी आगे से दिखेगा शायद, तो मैं दिखाता हूँ। और ऐसे नर्मदा जी महाराष्ट्र से नहीं निकलती हैं, लेकिन सरदार सरोवर डैम के बैक वाटर के कारण, ज़्यादा भराव के कारण पानी इधर तक आ जाता है और घूम के जाना होता है। तो इस कारण से महाराष्ट्र से हमें करीब 70-80 किलोमीटर निकलना पड़ता है। तो एग्जैक्टली तो नहीं पता, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो देख नहीं पाती। बट शायद हो सकता है कल हम महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात में एंटर कर जाएं। अगर कल नहीं तो परसों तो कर ही जाएंगे, ऐसा अंदाज़ा है मेरा। बाकी और जैसे मालूम चलेगा तो मैं बताऊंगा। ये देखिए पहाड़ों के पीछे सूर्यास्त का नज़ारा, खूबसूरत सूर्यास्त का नज़ारा। तो दोस्तों ऐसे रोड से आना है, एक पुल पार करके नदी के पास से। ये देखिए स्कूल है, अनुसूचित आदिवासी मौनीबाई कुछ प्राथमिक माध्यमिक आश्रम शाला बिलगांव। यहाँ पे बिलगांव बोलते हैं, बिलगांव लिखा था उस पर। तो ये यहाँ पर है
और देखिए यहाँ पे कुछ आपको और परिक्रमावासी भी दिख जाएंगे। तो एरिया काफ़ी है, रुकने की व्यवस्था कितनी है वो देखना है। और काफ़ी लोग रुके हुए हैं ऑलरेडी। धीरे धीरे लोग क्या होते हैं, पहले जो परिक्रमा कर गए वो धीरे धीरे पीछे होते होते मिलते जाते हैं। तो कभी कभी काफ़ी लोग हो जाते हैं, 10 से 20 भी लोग हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं कई बार एक जगह पर इकट्ठा। तो दोस्तों ये है स्कूल का कंपाउंड जहाँ पे कि हम लोग रुक रहे हैं। इसमें कोई रूम में व्यवस्था नहीं होती है, परिक्रमावासी हैं तो वैसी ही व्यवस्था होती है। यहाँ पे देखिए ये जो बाहर कॉरिडोर जो भी है, ये गैलरी जो होती है, इस पर हमें बिछा के सोना होता है। बस ये जगह मिल जाती है तब जगह का यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। और राशन थोड़ा सा दे देते हैं वो, जिसे आप पकाओ और खाओ। ये देखिए ऐसे कुछ लोग पका खा रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी बनाएंगे कुछ लोग साथ में मिलके, और भी परिक्रमावासी हैं। और देखिए उधर कुछ लोग मिल गए हैं तो उनसे बोला है, उन्हें मान गए थे। तो चलिए इसका वीडियो समाप्त करते हैं। नर्मदे हर।